हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम जो शुरू करेंगे दो टॉपिक छोटे छोटे से, लेकिन और साथ में जो चैप्टर हमारा चल रहा है वैद्युत विभव तथा धारिता, उसके कुछ फॉर्मूले यहाँ लिखे हुए हैं। आप देखिए, इसके अंदर विभव या विभवांतर के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है वो है V बराबर W/Q0। W किया गया कार्य है, चाहे वो कार्य अनंत से लेकर किसी बिंदु तक लाने में हो या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परीक्षण आवेश को लाने में। Q0 परीक्षण आवेश है जिसका मात्रक जूल प्रति कूलम। अब मान लो कोई आवेश, स्रोत आवेश रखा है किसी बिंदु पर और उससे r दूरी पर हमको विभव निकालना है। उसका फॉर्मूला है V बराबर 1/4πε0 k Q/r, और k का मान वायु निर्वात के लिए 1 होगा और मात्रक वोल्ट होगा। द्विध्रुव के लिए अक्षीय स्थिति में जो फॉर्मूला होता है वो है V बराबर 1/4πε0 k P/r², और P जो इसके अंदर हमारा होगा P, और P को हम लिखते हैं Q × 12। विभव प्रवणता बताई गई थी E बराबर -dV/dx, दूरी के साथ विभव पतन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। साथ में इसमें आपका वैद्युत क्षेत्र के साथ संबंध दिखा रखा है, और अगर हमको केवल विभवांतर दे रखा हो और दो बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखी हो तो हम निकालेंगे E बराबर V/d, मात्रक होगा वोल्ट प्रति मीटर। द्विध्रुव की स्थिति की ऊर्जा निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा लिए है U बराबर -P.E। अगर ये उस कंडीशन में इस्तेमाल होगा जब P और E के मान I, J और K के रूप में दे रखे होंगे, यानी वेक्टर रूप में दे रखे होंगे। और अगर नहीं दे रखे हैं, परिमाण दे रखा है, तो हम करेंगे -EP cos थीटा। थीटा जो कोण है वो वैद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव के बीच का कोण है। कार्य निकाल सकते हैं W बराबर EP cos θ1 - cos θ2। θ1 पहला एंगल है जहां से शुरू करते हैं, θ2 वो एंगल है जहां पर हम लेके जाते हैं या वापस लेकर के आते हैं, इसलिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब दो आवेश मान लो दो रखे हैं Q1 और Q2, किसी r दूरी पर रखे हैं, तो स्थितिज ऊर्जा होगी U बराबर 1/4πε0, साथ में कर देते हैं K Q1 Q2/r। K का मान उसी तरीके से करेंगे जैसे ऊपर लिया है। अब आती है बात धारिता की। धारिता में Q बराबर CV का फॉर्मूला, C बराबर Q/V, मात्रक होगा C के आधार पर फैराड होगा। वैसे फैराड बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए फैराड के स्थान पर हम माइक्रोफैराड या पिकोफैराड का हम इस्तेमाल करते हैं। एक माइक्रोफैराड के अंदर 1, इसको F लिखते हैं, 1 माइक्रोफैराड होता है 10⁻⁻6 फैराड के, और 1 पिकोफैराड, इसको कहते हैं पिको, इसको कहते हैं माइक्रो, MICRO, माइक्रो। ये होता है 10⁻12 फैराड के बराबर होता है। अब विलगित गोलीय चालक की जो धारिता है वो है C बराबर 4πε0 k r। चाहे हम ऊर्जा चालक के निकालें या संधारित्र के निकालें, फॉर्मूला दोनों के लिए एक ही है। U बराबर ½ QV, ½ CV², ½ P²/c। अब जो अगला फॉर्मूला आता है ये है आवेशों के पुनर्वितरण में। आवेशों के पुनर्वितरण में जो नए आवेश जनरेट होते हैं, एक आवेश जब हम दो आवेशित गोलों को संपर्क में रखते हैं या किसी तार द्वारा जोड़ते हैं तो उन पर आवेशों का वितरण होता है, और उनका वितरण का जो अनुपात होगा नए आवेशों का वो C1 और C2 के अनुपात के बराबर होगा। और चूंकि ये वितरण कब तक होता रहेगा, जब तक कि दोनों के विभव समान नहीं हो जाते, उसको हम कहते हैं उभयनिष्ठ विभव, जिसका फॉर्मूला है V बराबर C1 V1 + C2 V2
अपॉन C1 प्लस C2। और चूंकि C और V की गुणा को हम यहाँ दिखा रखा है Q के बराबर है, इसलिए V बराबर Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 भी लिखा जा सकता है। ऊर्जा की हानि, जब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, एक चालक से दूसरे चालक पर जाएगा, तो ऊर्जा की हानि होगी। तो C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 V1 अंतर V2 का होल स्क्वायर। V1 बड़ा हो V2 घटा दो, V2 बड़ा हो V1 घटा दो, स्क्वायर है तो चाहे किसी में से कोई सा घटाओ, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 3-4 कंडीशंस दे रखी हैं। पहला, माध्यम वायुमंडल निर्वात हो तो C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। परावैद्युत माध्यम हो, पूरा भरा हुआ उसके अंदर प्लेटों के बीच, तो K एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। अगर आंशिक रूप से परावैद्युत की T मोटाई की प्लेट रखी है तो फॉर्मूला होगा C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। ऐसी अवस्था के अंदर जब ये अवस्था आती, जब आंशिक रूप से भरा हुआ होता है पदार्थ, तो उसके अंदर क्या होता है, परावैद्युत के प्लेट पर आवेश प्रेरित होता है। उस आवेश का फॉर्मूला है Q डैश बराबर Q0 1 माइनस 1 अपॉन K। Q0 क्या है, Q0 है धातु की प्लेट पर प्रारंभिक आवेश। Q डैश क्या है, इसके स्थान पर आप Q का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या हो गया, Q डैश बराबर 1 माइनस 1 अपॉन K। अब इसके बाद में ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व होता है स्मॉल u बराबर कैपिटल U अपॉन V। इसमें कैपिटल U जो है वो स्थितिज ऊर्जा है, V है आयतन के बराबर, जो A गुणा D के बराबर होगा। A होगा प्लेटों का क्षेत्रफल, D होगा प्लेटों के बीच की दूरी, और साथ में तो इससे जो फॉर्मूला आता है U बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर आता है। इस तरीके से हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। बाकी फॉर्मूले अगर कहीं इस्तेमाल होते हैं, अब अगर हम बात करते हैं श्रेणी क्रम की, कुछ संधारित्रों को श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ा हुआ है, तो श्रेणी क्रम के अंदर होता है 1/C बराबर 1/C1 1/C2 1/C3, और समांतर क्रम में C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट आप कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है संधारित्र 2 हो तो 2 होंगे तो C1 C2 हो जाएगा, और अगर 2 से ज्यादा होंगे तो डॉट डॉट करके जितने भी होंगे वो इस तरीके से आगे जोड़े जा सकते हैं। अब हमारा जो सूत्र बचा हुआ है वो है ऊर्जा घनत्व। अब ऊर्जा घनत्व की जब हम बात करते हैं, ऊर्जा घनत्व बेसिकली होता क्या है, ऊर्जा घनत्व होता है किसी समांतर प्लेट संधारित्र के एकांक आयतन की ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। किसी समांतर प्लेट संधारित्र के एकांक आयतन की ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ऊर्जा घनत्व स्मॉल u होगा कैपिटल U अपॉन V के बराबर, और इसे क्या लिखा जा सकता है, कैपिटल U अपॉन A गुणा D लिखा जा सकता है। मैंने आपको बताया A इसके अंदर प्लेटों का क्षेत्रफल है, 2 प्लेटें हैं, दोनों प्लेटों के क्षेत्रफल है। D है समांतर प्लेट संधारित्र के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। अब चूंकि हमें यह पता है U बराबर होता है हाफ CV स्क्वायर के, वह
C बराबर होता है एप्सिलॉन 0 A अपॉन D के बराबर, दोनों के मान रखिए तो U बराबर इसलिए हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 A अपॉन D गुणा, और वह E बराबर V बराबर होगा E गुणा D के बराबर। E गुणा D कैसे हुआ, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा है और संबंध भी है विभव प्रवणता वाला। E बराबर होता है V अपॉन D, तो उससे हमारा V इक्वल टू E गुणा D। क्या रखेंगे, E स्क्वायर गुणा D स्क्वायर, एक E से D से D कट गया, हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर गुणा A गुणा D। देखिए A और D को हमने एक साथ ले लिया। ऊर्जा घनत्व की हम बात करते हैं, ऊर्जा घनत्व होता है स्मॉल u बराबर कैपिटल U अपॉन V या U अपॉन A गुणा D। तो देखिए इसके अंदर ये कितना हो गया, 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर A गुणा D अपॉन A गुणा D। कैंसिल हो गया पूरा पूरा, तो स्मॉल u हुआ हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर। तो ये हमारा ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला हुआ और मात्रक होगा जूल प्रति मीटर क्यूब, तो इससे निकालेंगे जूल प्रति मीटर क्यूब हमारा फॉर्मूला हुआ। अब ये कहते हैं कि यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत भरा हो तो क्या होता है कि हमारे दिमाग में क्या आती है, एकदम मान बात ये आती है कि यहाँ एप्सिलॉन 0 है तो इसकी जगह सीधा हम क्या लिख दें, के एप्सिलॉन 0 लिख देते हैं। लेकिन साथ में ध्यान रखिए कि जब परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो ऐसी कंडीशन के अंदर एप्सिलॉन ही चेंज नहीं होता, ई की वैल्यू भी चेंज होती है। तो देखिए स्मॉल u बराबर होगा हाफ के एप्सिलॉन 0 गुणा ई अपॉन E0 अपॉन के होल स्क्वायर। E0 क्या है, इसके अंदर वायु या निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या इसको सिंपल E लिखते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, स्मॉल u होगा हाफ के एप्सिलॉन 0 गुणा E स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, इससे k से k कट गया तो क्या बचा 1 अपॉन के, इसको u डैश कह दो, हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। अब देखो हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर मान है u का, तो हम लिख सकते हैं u डैश बराबर u अपॉन k। इस तरीके से ध्यान रख के चलना है, हमें हर बात को नजरिए से देखना है और इसको हमें क्या करना है, फॉर्मूले को अच्छी तरह याद करके फॉर्मूला किस तरह इस्तेमाल होना है, किस सूत्र के अंदर क्या वैल्यू रखी जाएगी, ये हमें ध्यान रखना है। ये जो हमारा चैप्टर है या वैल्यू का चैप्टर है, इसमें सारी वैल्यूज जो रखी जाएंगी वो आपके एसआई या एमकेएस पद्धति के अंदर होंगी। ये बात आपको ध्यान रख के चलना है। सेंटीमीटर दे रखा है तो मीटर बदलना है, माइक्रो में दे रखा है पावर के साथ चेंज करना है, पीको में दे रखा है तो पावर के साथ चेंज करना है। तो हमें ये बात ध्यान रख के चलनी है कि हमें फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना और कहाँ इस्तेमाल करना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लेके चलते हैं, छोटी छोटी सी परिभाषाएं हैं, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। नाम है परावैद्युत ध्रुवण। मैं टॉपिक के साथ आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप जो मैं बोलता हूं परिभाषा को उसको आप धीरे धीरे नोट करिए। परावैद्युत ध्रुवण क्या होता है, परावैद्युत ध्रुवण का मतलब होता है एक ऐसी घटना जब किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी समांतर प्लेट संधारित्र के बीच रखा जाता है तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण उसके अणुओं का आयनीकृत हो जाना, उसके अणुओं में ध्रुवण हो जाना। ध्रुवण का मतलब होता है कि पॉजिटिव आवेश अलग हो जाता है, नेगेटिव आवेश अलग हो जाता है। तो किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण परावैद्युत पदार्थ के अणु का ध्रुवित हो जाना
परावैद्युत ध्रुवण कहलाता है। एक बार और सुनिए, किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण परावैद्युत पदार्थ के अणुओं का ध्रुवित हो जाना, आयनीकृत हो जाना परावैद्युत ध्रुवण कहलाता है। तो परावैद्युत ध्रुवण में एक बात आती है, परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत सामर्थ्य का मतलब होता है कि जब हमने समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ को रखा और उसके बाद में हमने क्या किया कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र को लगातार बढ़ाना शुरू किया, तो अब हम क्या होगा, एक स्थिति ऐसी आएगी जहां पर कि परावैद्युत पदार्थ का भंजन होना शुरू हो जाए। भंजन का मतलब है कि जो अणु हैं वो परमानेंट स्थायी रूप से क्या होगा, उनका भंजन हो जाएगा। जब हम विद्युत क्षेत्र हटाएंगे तो वो दोबारा से पॉजिटिव नेगेटिव आवेश एक साथ ज्वाइन नहीं होंगे। तो क्या होगा, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच आरोपित वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे परावैद्युत पदार्थ भंजन होने से पहले तक सहन कर सकता है। भंजन ना हुआ हो, भंजन होने वाला, तो क्या होगा, परावैद्युत वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, परिभाषा सुनिए, वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे परावैद्युत पदार्थ भंजन होने से पहले सहन कर सकता है परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। बात समझ में आती है। इसके बाद हमारा आता है भंजक विभवांतर। भंजक विभवांतर भी वही स्थिति है, जब वैद्युत क्षेत्र लगाया जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र से पहले वोल्टेज दी जाएगी, तो वह प्लेटों के बीच या परावैद्युत पदार्थ पर लगाया गया वह विभवांतर जिसे परावैद्युत पदार्थ भंजक होने की स्थिति से पहले सहन कर सकता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। भंजन नहीं होना चाहिए, भंजन होने से पहले जो उसको सहन कर सकता है उसको हम भंजक विभवांतर हम कहते हैं। ये हमारे 3 टॉपिक थे। इसको मैंने लैंग्वेज में लिखा नहीं है यहाँ, ये मैंने आपको परिभाषा इसमें बताई है। हो सकता है मैं आपको इसकी दोनों परिभाषाओं की पीडीएफ या इमेज आपको दे सकता हूं। तो परावैद्युत ध्रुवण देखिए, परावैद्युत ध्रुवण है बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण परावैद्युत पदार्थ के अणुओं का ध्रुवित हो जाना, जिससे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाए। क्या कहलाता है, परावैद्युत ध्रुवण कहलाता है। ध्रुवण का मतलब होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव आवेश का अलग अलग हो जाना। परावैद्युत सामर्थ्य, किसी परावैद्युत पदार्थ पर लगाया गया वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे वह पदार्थ परावैद्युत पदार्थ भंजन होने से पहले सहन कर सकता है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। परिभाषाएं हैं, भंजक विभवांतर, परावैद्युत पदार्थ पर लगाया गया वह विभवांतर जिसे वह पदार्थ भंजक होने की ठीक स्थिति से पहले सहन कर सकता है या झेल सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, भंजक विभवांतर कहलाते हैं। इस तरीके से ये हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हुए, 3 परिभाषाएं। साथ में क्या कंप्लीट हुआ, हमारा
ऊर्जा घनत्व तो कंप्लीट हुआ। अब हम जो चलेंगे आगे न्यूमेरिकल पर हम चलेंगे। न्यूमेरिकल के लिए मैंने आपको पीडीएफ कॉपी स्क्रीनशॉट आपको भेज रखा है। तो पहले आपका काम क्या है? आपका काम है जो फॉर्मूले दे रखे हैं उनको अच्छी तरह लर्न करें, जो टॉपिक आपको दे रखे हैं उनको अच्छी तरह समझें। कहीं कोई समस्या आती है आप हमसे डिस्कस करें। और ये बात ध्यान रखिए, जब तक आपको टॉपिक क्लियर नहीं होगा, जब तक फॉर्मूले आपको याद नहीं होंगे, फिजिक्स क्या कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक आप उस चीज को हल नहीं कर सकते। तो इस तरीके से मैंने आपको फॉर्मूले बताए, 3 परिभाषाएं बताई, ऊर्जा घनत्व के बारे में मैंने आपको बताया। तो आज का काम आपका ये है कि आप इनको याद करें, अच्छी तरह कंठस्थ करें, फॉर्मूले को लिख करके देखें। प्रैक्टिस करने का तरीका केवल एक ही है कि आप उसको लिख करके देखें। तो अगर ये बात आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।